अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेटवे। आज की वीडियो जो बहुत ही टाइम बाद बनाई है, एक्चुअली आई वाज बिज़ी विद माय स्टडी स्टफ टू। तो आज की वीडियो मैंने एमकेट के स्टूडेंट्स की बुलाई है स्पेसिफिकली फॉर सेल। और इसमें IBA सक्खर ने जो डी कंडक्ट आप लोगों का जो लास्ट स्टूडेंट्स का, और खुदा न खास्ता अगर कोई फेलियर भी देख रहा है इस साल का, तो उसके लिए इसलिए बनाई है कि मैं इसमें बायोलॉजी का पोर्शन सॉल्व करवाऊँगी, इंक्लूडिंग दोज MCQ जो इस साल के सिलेबस में हैं भी और नहीं भी, क्योंकि समटाइम्स हो जाता है कि आउट आ जाता है, और लास्ट टाइम आ गए थे पुरानी बुक्स MCQs। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जिसमें पूछ रहे हैं द CD4 रिसेप्टर इज साइडल फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ सेल एक्सेप्ट। अच्छा, सबसे पहली बात, इम्यूनिटी के चैप्टर में CD4 रिसेप्टर्स you will find the MHC1 MHC2 इंक्लूडिंग इन योर न्यूक्लिएटेड सेल, और इन टाइप के सेल्स में होते हैं। तो फिर ये जो CD4 होता है वो हमेशा उन सेल्स में होता है जिनमें MHC2 सिस्टम के कैरियर्स होते हैं। और जो भी है मेन पॉइंट इसका ये होता है कि दे आर रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी। तो ब्रेन सेल्स में CD4 रिसेप्टर यू विल नेवर फाउंड देयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेन सेल्स। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अ रशियन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट सर्टन डिजीजेस कुड बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट दैट कुड पास थ्रू अ वेरी फाइन फिल्टर विच इज़ कॉल्ड। इसका आंसर है वायरसेस। वायरसेस के चैप्टर में लाइक ल्यूस पेस्चर और इन सब ने एक्सपेरिमेंट्स जो किए थे, जो डिस्कवरी ऑफ वायरसेस के टाइम का जो पीरियड था, उसमें साइंटिस्ट ने फाइंड किया ड्यूरिंग देयर डिस्कवरी के बैक्टीरिया से भी छोटे, क्या नाम है, साइज़ के कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं दैट कैन ईजिली पास थ्रू दोज फिल्टर्स। तो इसलिए फिर वायरस उस एक्सपेरिमेंट के बाद ही उस एजेंट का पता चला था जो डिज़ीज़ करवा रहे थे, एंड दे वर नेम देन एज द वायरसेस। तो सेकंड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायरसेस। थर्ड वाले MCQs में पूछा है एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिंग डिप्लॉयड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस आर। तो इसमें चारों आपको वायरसेस के नेम दिए हुए। इसका करेक्ट आंसर है HIV। बट बिफोर टेलिंग यू, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग इसका मतलब होता है वो वायरस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा सकता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, आपके DNA के स्ट्रैंड से RNA उस टाइप का फिनोमेना होता है, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होती है। बट इसमें क्या होता है, योर DNA अगेन गोना सिंथेसाइज बाय द RNA, तो उसमें हो जाती है आपकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये वाला वायरस HIV करवाता है, एंड दिस HIV इज़ अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेडली सिंड्रोम दैट इज़ नॉन एज एड्स और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें आपके हेल्पर T सेल्स पर अटैक होता है, एज वेल एज इसका पूरा लंबा प्रोसीजर होता है, और इट इज़ वन ऑफ द डेडली डिजीजेस। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HIV। फोर्थ MCQ में पूछे वायरसेस आर कॉल्ड नॉन सेल्यूलर इन्फेक्शियस एंटाइटीज बिकॉज, क्या मैं आपको डी तक ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इसमें आपको बताना है कि वायरसेस नॉन सेल्यूलर वो होते हैं जिसमें ना ही सेल हो अपना, और ना ही सेल के ऑर्गेनील्स हो, एज वेल एज न्यूक्लियस भी ना हो। तो वो इसलिए वायरसेस वो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। इफ़ यू विल सी द किंगडम चार्ट एनिमीलिया का, तो उसमें भी आपको वायरसेस किसी भी किंगडम में नहीं मिलते। एनिमीलिया के आप ऑल ओवर जो क्लासिफिकेशन है किंगडम्स की, उसमें भी वायरसेस का या तो फिर कुछ चार्ट्स में सेपरेट किंगडम दिखाया हुआ है, बट यूजली दे आर नॉट कंसिडर टू बी अ पार्ट ऑफ एनी अदर किंगडम। स्पेसिफिकली एनिमल्स में तो उनको कंसिडर करते ही नहीं है, नॉन सेल्यूलर एंटिटीज़ हैं ये लोग। अच्छा, दे आर पैथोजन एंड कॉज इन्फेक्शन, पैथोजेंस हैं ऑप्शन ए में लिखा, और इन्फेक्शन करा रहे हैं। हाँ, ये बात ट्रू है वायरसेस के लिए, बट दिस डजेंट टेल अस कि ये नॉन सेल्यूलर हैं, इसमें कुछ ऐसी बात ही नहीं हो रही है। बी में बोल रहे दे कैन रेप्लिकेट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द लिविंग सेल। ये बात हो सकती है कि होस्ट में रेप्लिकेट होते हैं, कुछ बाहर करके फिर वो होते हैं, बट इट इज़ नॉट अगेन द मेन कंसर्न। सिक्स में पूछा है दे कॉज इन्फेक्शन एंड कैन रेप्लिकेट इनसाइड लिविंग सेल। येस, दे कॉज इन्फेक्शन एंड दे कैन ओनली रेप्लिकेट इनसाइड लिविंग सेल और देयर होस्ट, बाहर ये रेप्लिकेशन नहीं करते हैं। डी में आपको बोला है दे हैव कैप्सिड टू इन्फेक्ट द होस्ट, कैप्सिड है, बट अगेन ये नहीं बोला है। इन चारों ऑप्शन में मेन जो ऑप्शन सी है उसमें कह रहे हैं ये इन्फेक्शन करवाते हैं, लेकिन ये रेप्लिकेट सेल के अंदर ही करते हैं, क्योंकि ये सेल से ही अपनी सारी वो कैपेसिटी इन्वायरमेंट वगैरह क्रिएट करते हैं उनके ही ऑर्गेनील्स में, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड सॉल प्रोसेस करवाते हैं। तो इसलिए मेन ऑप्शन इसका ऑप्शन सी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। एज यू हैड ऑलरेडी स्टडीड, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन होती है। बट अगेन ग्लाइकोलिसिस में एक आपका होता है प्रिपरेटरी फेस और एक होता है आपका ऑक्सीडेटिव फेस, या और वी कैन से एक एनर्जी गेनिंग और एक एनर्जी इन्वेस्टिंग फेस होते हैं। तो उसको ग्लाइकोलिसिस हमेशा स्टार्ट करने के लिए आपको 2 ATP हमेशा देने पड़ते हैं, या फिर आपका सिस्टम 2 ATP लेकर ही ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करवाता है। एंड अगेन जब सारा एंड रिज़ल्ट होता है तो आपको 4 ATP मिलते हैं। 4 ATP तो मिल गए, लेकिन नेट ग्रॉस क्या हम देखते हैं कि आपने जो ATP दिए हुए वो वाले हटा के जो आपको रिज़ल्ट में मिले वो 2 ATP, उन 4 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो 2 ATPs होते हैं। तो अगेन इसका आंसर क्या होगा, 2 ATP आर प्रोड्यूस्ड, येस 2 ATPs आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस वाइल 2 ATP आर कंज्यूम्ड। टोटल आपके पास 4 ATP आते हैं, बट अगेन 2 ATP आपके पास प्रोड्यूस हो जाते हैं उस प्रोसेस के रिजल्ट हैं, और 2 आपने जो यूज़ करवाने के लिए दिए थे तो वो कंज्यूम्ड हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए 5 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और MCQ में पूछ रहे हैं, ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस द वाटर मॉलिक्यूल इज़ ब्रोकन डाउन इनटू। लाइट डिपेंडेंट आपका लाइट रिएक्शन होता है, और वाटर मॉलिक्यूल इसमें अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ी होगी, वाटर मॉलिक्यूल हमेशा 2 हाइड्रोजन के आयंस, तो इलेक्ट्रॉन्स और 1/2 या फिर हाफ ऑफ दैट ऑक्सीजन में हमेशा स्प्लिट डाउन होता है। बाकी जो ऑप्शंस हैं इनमें गलत इक्वेशन दी हुई है। दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ योर लाइट रिएक्शन, आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पिकअप कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 7 MCQ में पूछ रहे हैं, ATP इज़ बेस्ट डिफाइंड एज। ATP को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, चलें चारों स्टेटमेंट पढ़ के उसके बाद हम आंसर करते हैं। नंबर ए में लिखा, द मॉलिक्यूल हैज़ नो रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओ गॉड, मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिन मायोसिन और टी ट्यूब्यूल्स हैं, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का निकालने के लिए आपको ATP हमेशा चाहिए होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ होते हैं, तो दैट इज़ नॉट द केस। इट प्लेज अ रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो ऑप्शन ए आपको गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में कह रहे हैं, द मॉलिक्यूल दैट रिलीजेस एनर्जी व्हेन फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज एडेड। ये इसमें गलत बात बता दी, मतलब रिवर्स ही बता दिए। इस मॉलिक्यूल ATP तभी आपकी एनर्जी रिलीज़ करेगा जब फॉस्फेट के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। एक नॉर्मल ATP में ट्राई फॉस्फेट, ATP की एब्रीविएशन ये है एडोनोसिन ट्राई फॉस्फेट, तो 3 इसमें फॉस्फेट के आपके पास बॉन्ड आएंगे, जितने जितने आप बॉन्ड तोड़ते जाएंगे उतनी आपको एनर्जी मिलेगी। तो दैट्स नॉट अ केस व्हेन अ फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज़ क्लीव्ड या फिर ब्रोकन या स्प्लिट होगा तब आपको एनर्जी रिलीज़ मिलेगी, तो ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी कहता है, द मॉलिक्यूल दैट इज़ ओनली प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज़ अगेन नॉट द केस, सी भी गलत है। डी में लिखा, द मॉलिक्यूल दैट रिलीजेस एनर्जी व्हेन द फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड, येस इट्स द केस एंड इट्स अ करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 7 का डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट में पूछ रहे हैं, एरिथ्रोस इज अ टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड विच इज़ कॉमनली नॉन एज। ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर में मिल जाएगा, लाइक चार्ट में ट्रायोस में आपके पास ग्लाइसरल्डिहाइड, डिहाइड्रो एसीटोन और इस सब का है। टेट्रोस और एरिथ्रोस होते हैं, एरिथ्रोस टेट्रोस की क्लासिफिकेशन में आते हैं मोनोसेकेराइड की, और ये एल्डोज शुगर में होते हैं। एरिथ्रोलोज जो होते हैं वो भी टेट्रोस की क्लासिफिकेशन में आते हैं, बट दे आर द सिंपल कीटोस, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर द 8 MCQ। 9 क्वेश्चन है, द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लाइक। अच्छा, हाइपोथैलेमस ग्रे एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता, ग्रे एंजाइम आपके अगेन साइटोटॉक्सिक टी सेल प्रोड्यूस करते हैं, इम्यूनिटी में रोल है। बी स्पर्माइन ये भी नहीं प्रोड्यूस करते, पायरोजेंस भी प्रोड्यूस नहीं करते, पायरोजेंस फीवर के टाइम पे प्रोड्यूस होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन विल बी अ गुड क्वेश्चन और आंसर, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन मैमेलियन टिश्यू के टाइम पे टिश्यू इंजरी और प्रोस्टाग्लैंडिन्स मेनली फीवर और पेन करवाते हैं इंड्यूस बॉडी में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। MCQ नंबर 10 में पूछ रहा है, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज। अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपके एक्सेप्ट कर ले, एंड दैट इज़ अगेन योर ऑक्सीजन। NADH दोनों ए बी सेम भी और गलत भी हैं, ये नहीं करते हैं, ना ही साइटोक्रोम का पूरे कॉम्प्लेक्स होता है और उस कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट एट दी एंड जो ऑक्सीजन होता है
वही अल्टीमेटली आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर द 10th MCQ। MCQ नंबर 11 में पूछ रहे हैं, फॉलोइंग आर वायरल डिजीजेस एक्सेप्ट। सारी आपको चारों ऑप्शन में वायरस से रिलेटेड डिजीज़ दी है। अब इसमें से आपने वो डिज़ीज़ पिक करनी है जो नॉन वायरल हो या बैक्टीरियल हो या फिर जो वायरस से रिलेटेड ना हो। तो फर्स्ट हेपेटाइटिस लिवर की आपकी इन्फ्लामेशन होती है, ये भी एक वायरल डिजीज़ है। हेपेटाइटिस बी सी ए वायरस से होता है। बी पोलियोमाइलाइटिस, आपके पोलियो वाली डिजीज़, ये भी अगेन वायरल डिजीज़ है। सी साइफिलिसिस इज़ कॉज्ड बाय ट्रोपोनिम पैलिडियम बैक्टीरिया और दैट इज़ वन ऑफ योर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज़। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डी एड्स अगेंस्ट HIV वायरस कराता है, ये भी गलत है। तो MCQ नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साइफिलिसिस। तो MCQ नंबर 12 में पूछ रहे हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी इज़। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी आपकी फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन जो लिपिड से बनी होती है, तो उसमें कौन सी वाटर की प्रॉपर्टी इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो फर्स्ट है एनोमलस बिहेवियर। यू विल नो दैट और यू नो दैट कि पानी में -4 डिग्री सेल्सियस से फ्रीज़ नहीं होते नीचे अंडर वाटर, फिर लाइफ के लिए दैट इज़ प्लेइंग अ रोल। तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर दैट इज़ अगेन अ डिफरेंट थिंग। एम्फोथेरिक वाटर लाइक एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस, वो भी एक अलग चीज़ है, बॉडी में इसका फंक्शन है बट pH मेंटेन करने के लिए और एज अ बफर एक्ट करता है वाटर उस वजह से, बट इट इज़ अगेन अ डिफरेंट केस। मेम्ब्रेन आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबल रखने के लिए हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन यस, क्योंकि इसमें जो लिपिड की टेल्स होती हैं वो नॉन पोलर होती हैं, फिर वो उनके हेड्स पोलर इस टाइप का फिनोमेना होता है, तो उसमें हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन ही आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। एंड डी हाइड्रोफोबिक इंक्लूजन का कोई भी फिनोमेना आपकी मेम्ब्रेन से तो रिलेटेड ख़ास तौर पे नहीं है। तो डी इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। 13 में पूछ रहे हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोसिस। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में हमेशा अल्फ़ा 1 और बीटा 2 लिंकेजेस प्रेजेंट होती है। ग्लूकोसाइडिक और वो दूसरी टाइप की नहीं है। तो 13 का अगेन आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। MCQ नंबर 14 में पूछ रहे हैं, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इज स्टिमुलेटेड बाय। एक होती है आपकी नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और एक अगेन है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो दोनों को स्टिमुलेट कौन कराता है। तो लो लेवल ऑफ NADPH ये नहीं करवाते, मतलब नॉर्मली आपकी जो फ्लाइट रिएक्शन होता है उसमें नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है, बट कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि ऑक्सीजन की समटाइम सेचुरेशन ज़्यादा होती है, पाथवे क्रिएट नहीं हो पा रहा होता, या फिर हाई लेवल ऑफ NADPH प्रोड्यूस होते हैं, तब आपकी साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का अल्टरनेट प्रोसेस प्लांट यूज़ करते हैं। तो ये हाई लेवल ऑफ NADPH हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। In 15th, they are asking a process by which one glycerol molecule is linked with 3 fatty acid by the esterification molecule is known as। ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहे हैं, वैसे क्वेश्चन थोड़ा इन्होंने अजीब बना के दिए। प्रोसेस का नाम तो चलो स्टेरिफिकेशन है, जो कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें बताना है। तो एक ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड से हमेशा असाइल ग्लाइसरॉल या फिर इस टाइप का अल्कोहल प्रोड्यूस होता है एक ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड से, तो उस कंपाउंड का नाम है असाइल ग्लाइसरॉल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। MCQ नंबर 16 में पूछे, द लेयर ऑफ द प्लांट सेल वॉल फॉर्म एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस इज। प्लांट की आपको पता है एक प्राइमरी वॉल होती है, एक सेकेंडरी वॉल होती है और मिडल लैमेला एक सीमेंटिंग लेयर का काम कर रही होती है, और यही लेयर साइटोकाइनेसिस के टाइम पे प्रोड्यूस होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिडल लैमेला। MCQ नंबर 7 में पूछ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल ड्यू टू। सेल मेम्ब्रेन डिफरेंशियली सेलेक्टिवली परमिएबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन किस वजह से होती है। तो पहला ऑप्शन है ए प्रोटीन्स की वजह से, दूसरा बी कोलेस्ट्रोल की वजह से, सी फॉस्फोलिपिड्स और डी एंजाइम की वजह से। तो करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स चैनल प्रोटीन्स की वजह से सेल मेम्ब्रेन अलाउ करती हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कुछ आयंस और वाटर वगैरह को पास होने के लिए, हर किसी को नहीं करने देती। MCQ नंबर 18 में पूछ रहे हैं, ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेशन एन एसिड ग्लाइकोलेट इज फॉर्म्ड विच इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन बाय।
अब एसिड ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन में कौन सा ऑर्गेनील कन्वर्ट कराता है? ए लाइसोसोम, लाइसोसोम्स आर सुसाइडल सेक्स, ये लोग ये वाला काम नहीं करते, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। बी गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर यूज फॉर पोस्ट ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन्स, और आगे इनका ये काम होता है। पैरोक्सिसोम अगेन आपके एसिड ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट करते हैं। पैरोक्सिसोम बेसिकली अल्कोहल की भी वो करवाते हैं एब्जॉर्प्शन वगैरह। और डी वैक्यूल का भी अलग फिनोमेना है, अलग फंक्शन है। दे आर नॉट इन्वॉल्व टू कन्वर्ट एसिड ग्लाइकोलेट इनटू ग्लाइसिन। तो एसिड ग्लाइकोलेट बेसिकली आपके पास एक अल्कोहल ही होता है, तो उसको ग्लाइसिन में कन्वर्ट करवाते हैं पैरोक्सिसोम। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 18 का ऑप्शन नंबर सी। 19 में पूछ रहे हैं द पल्मोनरी वॉल्यूम इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द पल्मोनरी वॉल्यूम। अब किस पे डिपेंड करता है? फिजिकल एक्टिविटी, ब्लड वॉल्यूम, बॉडी कॉम्पोजिशन या कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। तो आपका पल्मोनरी वॉल्यूम यानी वो लंग्स वाला वॉल्यूम जिससे आप सांस लेते हो, वो आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन यानी हर बंदे का बॉडी शेप वगैरह पॉस्चर कैसे, उस पर डिपेंड करता है। MCQ नंबर 20 में पूछ रहे द ह्यूमन ब्रेन इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन एनिमल्स ब्रेन ड्यू टू। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए, चारों को पढ़ना पड़ेगा। तो पहले में है द सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ एनिमल ब्रेन इज़ मोर डेवलप। एनिमल्स का सेरिब्रल कॉर्टेक्स एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। बी में पूछे द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज एब्सेंट इन द ह्यूमन ब्रेन, दैट इज स्ट्रॉन्ग। सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ह्यूमन ब्रेन में, प्रेजेंस होती है, बी इनकरेक्ट हो गया। सी में पूछ रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज एब्सेंट इन ऑल एनिमल्स ब्रेन, ये बात भी गलत है, एनिमल के ब्रेन में होता है। डी में पूछ रहे हैं द सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज मोर डेवलप्ड, दैट इज़ द ट्रू केस। और हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ब्रेन का, वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है एनिमल के कंपैरिजन्स में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया 20 का। 21 में पूछ रहे हैं हु रिसीव स्टिमुलाई एंड कंडक्ट इम्पल्स टू द सेल बॉडी, यानी स्टिमुलस जो हमें मिलता है हमारी बॉडी को, उसको कंडक्ट कौन करवाता है, यानी सिंपल सी बात है, वो स्टिमुलस को रिसीव करके आगे सेल बॉडी की तरफ न्यूरॉन की कौन भेजते हैं? न्यूरॉन के पता है हमें। तो जैसे आपके न्यूरॉन के पार्ट्स होते हैं, दैट इंक्लूड्स योर एक्सॉन, द टेल, और डेंड्राइट्स उसके एंड में होते हैं। तो जो डेंड्राइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग दैट स्टिमुलाई, और फिर आगे वो सेल बॉडी तक पहुंच जाते हैं, सोमा तक। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर द MCQ नंबर 21। नेक्स्ट MCQ में पूछ रहे हैं MCQ नंबर 22 में अ नर्व इम्पल्स अराइविंग एट द एक्सॉन टर्मिनल कॉजेज द ओपनिंग ऑफ विच चैनल्स। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं कैल्शियम चैनल, बी पोटेशियम चैनल, सी कैल्शियम एंड सोडियम चैनल, एंड डी क्लोराइड चैनल। सबसे पहले जो एक्सॉन टर्मिनल जो आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का होता है, ये उसकी बात हो रही है जो आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करवाता है। तो उसमें सिर्फ एक ही चैनल ओपन होते हैं, एंड दैट आर कॉल्ड योर कैल्शियम चैनल्स। कैल्शियम फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से निकलते हैं, दैट्स ऑल द केस। तो 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम चैनल। MCQ नंबर 23 में पूछ रहे हैं द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हैविंग 3 कार्बन इज। आपका जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, दैट इज़ द योर डार्क रिएक्शन। उसमें जो फर्स्ट 3 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसका नाम क्या है? तो वो है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। आपका पहले रिएक्शन में रीजनरेशन और उसके जो 3 रिएक्शन थे, उसमें जो पहला आपका कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा था वो 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड था, और वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस MCQ का आंसर। 24 में पूछ रहे हैं अ डाइसल्फाइड ब्रिज इज प्रोड्यूस इन विच मॉलिक्यूल। डाइसल्फाइड ब्रिज आपका प्रेजेंट एंजाइम में नहीं होता, ना ही कार्बोहाइड्रेट्स में होते, दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्रोटीन्स। प्रोटीन में इंसुलिन वगैरह की चेन्स में भी डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं, और टर्शरी प्रोटीन्स में यूजली फाउंड होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। MCQ नंबर 25 में पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इज़। तो आपको पता है आपके स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स के पेयर्स होते हैं बॉडी में। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट एज 31 पेयर्स। आप यहाँ पर सिर्फ नर्व्स लिखा हुआ है, यानी आपको 31 पेयर्स को 2 बार प्लस करना है। एक पेयर में 2 सेट होते हैं, तो दोनों सेट को आप इंडिविजुअली प्लस करेंगे तो 62 नर्व्स आपके पास आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी 62 नर्व्स करेक्ट होगा इसका।
नेक्स्ट में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म मेमोरी इन ह्यूमंस। ह्यूमन का ब्रेन का वो पार्ट जो लॉन्ग टर्म मेमोरी याद रखवाने में हेल्प करता है, तो ए सेरिब्रम, सेरिब्रम का ये काम नहीं होता। बी मेड्यूला, मेड्यूला भी अगेन ये काम नहीं करता। सी सेरिबेलम आपके मोटर कॉन्ट्रैक्शन या फिर मूवमेंट में यूज़ होता है, वो भी ये काम नहीं करता। हिप्पोकैम्पस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग और स्टोरिंग योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिप्पोकैम्पस। MCQ नंबर 26 का ऑप्शन जो आपका MCQ नंबर 27 लास्ट ईयर आया था, उसका ये मार्क्स सबको इसके सेम दे दिए थे क्योंकि ये MCQ ही गलत था। तो इसका आंसर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इसके चारों ऑप्शन ही गलत हैं, ऑलरेडी मैंने दिमाग के बारे में इसमें पूछ रहे थे पाथवे इन विच, फिर भी मैं बता लेती हूँ। इन विच वाटर एंड मिनरल्स आर स्टॉप बाय कैस्पेरियन स्ट्रिप इस नॉन है। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो पानी का जो वाटर के 3 पाथवेज होते हैं अपटेक के वाटर और मिनरल के प्लांट्स में, एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक, पेरीप्लास्टिक, इस टाइप के पाथवे, तो उसमें ये वाला पाथवे सिम्प्लास्टिक पाथवे काम करवाता है। इनके ऐसा आ भी गया तो आपकी नॉलेज के लिए सही है। अब नेक्स्ट में पूछ रहे हैं ऑप्शन MCQ नंबर 28 में निकोटीन स्टिमुलेट्स हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, मस्कुलर एक्टिविटी बिकॉज निकोटीन इज़ अ ड्रग और निकोटीन ऑल्सो एक्ट एज वन ऑफ योर न्यूरोट्रांसमीटर। तो निकोटीन ये सब कैसे इंक्रीज़ करते हैं, मस्कुलर एक्टिविटी एंड में बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है। तो निकोटीन क्या करता है, जो आपके मसल में एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं एसिटाइल कोलिन के साथ बाइंड होके, उस पर इसका एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है, इसलिए ये तीनों काम ये निकोटीन करवाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। न्यू बुक में ये नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए बेटर है आपके लिए। MCQ नंबर 29 इज़ फ्रॉम किंगडम एनिमलिया, जो इस साल नहीं है फिर भी मैंने किया हुआ है, जिसमें पूछ रहे हैं कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन 2 बोर्ड्स, स्नेल, शीप और मैन कौन सा ऑर्गेनिज्म कराता है। दैट इज़ अगेन लिवर फ्लू, ये आपके किसी काम का नहीं है, फिर भी देख लें। नेक्स्ट में पूछ रहे हैं विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट निडेरियस किंगडम, नीडोसाइड्स का पूछ रहे हैं। तो इनके पास प्रे को किल करने के लिए इनके पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, उनकी हेल्प से ये किल कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगेन 31 भी किंगडम एनिमीलियस है, जिसमें पूछा व्हाट आर द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास एंथोजोआ, जिसका आंसर फाइब्रस मीसोग्लिया पॉलीपोइडा फॉर्म्स ओनली है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि ये इस साल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। MCQ नंबर 32 भी किंगडम एनिमेलिया से रिलेटेड है, जिसमें पूछे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और हीरोडिनेरिया इज़ ए, 3 ऑप्शन दिए, इनमें से बताने तो 1 and 3 देयर ब्लड सकर्स आर प्रेजेंट, ये है, और सिटाया पैरापोडिया इनमें नहीं होते हैं। तो 1 and 3 32 का आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। 33 में पूछे द प्लेटफॉर्म दैट एक्ट एज एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमंस, तो ये टाइनी सेग्नेटा है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बैक टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ नंबर 34 में पूछा है विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज एसेंशियल टू द लॉक इन की हाइपोथेसिस, जो रिटविस्कर ने दी थी लॉक इन की मॉडल। तो इसमें क्या है, लॉक इन की मॉडल कहता था कि एंजाइम एक्ट ऐसा की और एक्ट ऐसा लॉक, उसमें सबस्ट्रेट आके की तरह फिट हो जाता है उसके डिस्टिंक्ट शेप की वजह से, यानी उसके शेप चेंज नहीं होता है। लॉक इन की मॉडल ये कहता था, जबकि इंड्यूस फिट मॉडल कहता था कि एंजाइम एक्टिवेशन के टाइम शेप चेंज कर लेते हैं, यानी उसके हिसाब से उसकी शेप डिस्टिंक्ट नहीं है। तो 34 में आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के एंजाइम मॉलिक्यूल्स ईच हैव डिस्टिंक्ट शेप फॉर अ डिस्टिंक्ट सबस्ट्रेट टू फिट इन दैट मॉडल। MCQ नंबर 35 में पूछ रहे थे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड प्लाज्मा इज़ अबाउट, ब्लड प्लाज्मा से आपकी 3% ऑक्सीजन ट्रांसमिट होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3%। MCQ नंबर 36 में पूछ रहे पेनिसिलिन इज़ अ काइंड ऑफ एंटीबायोटिक विच वर्क एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ऑप्शन नंबर डी पेनिसिलिन एक आपके पास बैक्टीरिया की वॉल को किल करने के लिए एक एंटीबायोटिक ड्रग होती है और वो एग्जांपल आती है आपकी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में।
MCQ नंबर 37 में पूछ रहे हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसाइनेप्टिक ट्रांसमिशन एक्सेप्ट। इसमें आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जो मोनोसाइनेप्टिक ट्रांसमिशन या फिर रिफ्लेक्स हो। तो ए हो गया हार्ट बीट, जो आपकी मोनोसाइनेप्टिक नहीं होती। बी इज़ ब्रीथिंग, अगेन दैट इज़ नॉट द केस। सी नी जर्क रिफ्लेक्स आपका मोनोसाइनेप्टिक होता है, इसलिए इट इज़ नॉट पॉलीसाइनेप्टिक। एंड डी प्लेइंग गेम्स में भी आपके डिफरेंट न्यूरॉन्स स्टिमुलाई बार बार मिल रहे होते हैं, तो वो भी केस नहीं। तो MCQ नंबर 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नी जर्क। MCQ नंबर 38 में पूछ रहे हैं द सेल विच डू नॉट सिक्रेट द एंटीबॉडीज़। अब वो सेल्स इस ऑप्शन में से ढूंढने जो आपकी एंटीबॉडी सिक्रेट नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट इज़ द केस। टी लिम्फोसाइट की चारों क्लासेस उठा के देख लो, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स और डेल्टा टी सेल एक और क्लास होती है, आगे के लेवल्स में आप पढ़ेंगे। चारों कोई काम नहीं एंटीबॉडी सिक्रेट करने का। बी लिम्फोसाइट अगेन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज। टी हेल्पर टी सेल्स कैसे एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करते हैं। टी हेल्पर टी सेल बेसिकली एक इफ़ेक्ट होता है कॉलोनाइजेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट का, उसमें बी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो प्लाज्मा ब्लास्ट से एंटीबॉडीज़ में होते हैं। वैसे ये MCQs जो लास्ट ईयर आए थे इसमें बहुत कन्फ्यूजन थी और स्टूडेंट ने क्वेश्चन रेज किए थे। तो करेक्ट आंसर इसका अगेन टी लिम्फोसाइट ही है। फ़िलहाल तो आप लोग यही करके जाएँ, बाकी इस बार शायद थोड़ी करेक्शन के साथ पेपर बने तो ज़्यादा इशू ना हो इन MCQs को लेकर। नेक्स्ट में पूछ रहे हैं यूज़ ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ ऑर्गन वाज गिवन बाय लेमार्क। लेमार्क ने दिया था यूज़ ऑफ ऑर्गन्स एनवायरमेंटल क्रिएशन इस टाइप के अपनी थ्योरी में, लेमार्क थ्योरी में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। MCQ नंबर 40 में पूछ रहा है ऑल द लिविंग एंटाइटीज़ आर क्रिएटेड बाय गॉड, द थ्योरी इज टर्म्ड है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसमें फादर सोरेस ने कहा था कि सारी दुनिया मतलब कायनात गॉड ने क्रिएट किए, बट दे आर फिक्स्ड एज द टाइम ऑफ देयर एज स्टार्टिंग और बिगनिंग फ्रॉम देयर क्रिएशन। मतलब एवोल्यूशन नहीं हुई है, ये थ्योरी एवोल्यूशन पे बिलीव नहीं करती। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी थ्योरी ऑफ अ स्पेशल क्रिएशन ये उसमें आता है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 41 जिसमें पूछे चूज़ द करेक्ट फ्लो ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में आपको पता है कैसे नोड होते हैं, पेस मेकर ऑफ योर हार्ट, देन AV नोड, साइनोआर्ट्रियल नोड से लेकर AV नोड तक आपके जाते हैं इम्पल्स की ट्रांसमिशन होती है। उसके बाद बंडल ऑफ हिस आपके पास आता है और नेक्स्ट में आते हैं लास्ट में आपके पास परकंजी फाइबर्स। तो ये फ़्लो होता है करेक्ट आपकी इम्पल्स ट्रांसमिशन ह्यूमन हार्ट में। तो ये वाला ऑप्शन हमने ढूंढना है। ए में AV नोड पहले लिखा है, इनकरेक्ट है। बी में SA नोड लिखा हुआ है, SA नोड के बाद AV लिखा है, फिर बंडल ऑफ हिस और एंड में परकंजी फाइबर्स लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी फुल करेक्ट है, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि सी में SA नोड AV नोड परकंजी फाइबर गलत लिख लिए हैं, डी में AV नोड पहले डाल दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। MCQ नंबर 42 में पूछ रहे हैं बोन दैट लाइज इन बिटवीन द स्कल एंड पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन। ये आपके सपोर्ट एंड मूवमेंट के चैप्टर से लिए सिंध बोर्ड की, और इसका करेक्ट आंसर है योर हाईऑर्ड बोन। ये आपके स्कल और पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन के बीच में लाई करती है, यू शेप्ड बोन होती है। 43 में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम इज़ नॉट अ नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। तो नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स वो होती है जो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स में कौन है ये पता करना है। ऑप्शन में दिया HCl, टी सेल, म्यूकस एंड स्पर्माइन। जो HCl, म्यूकस और स्पर्माइन है दे आर रिलेटेड टू योर नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। फर्स्ट क्लास ऑफ रिएक्शन में आता है या फर्स्ट रिस्पॉन्स में। टी सेल्स आपके स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स में आते हैं, टी सेल्स एंड बी सेल्स, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। MCQ नंबर 44 में पूछे द सिस्टम दैट ड्रेन्स ब्लड बैक फ्रॉम द बॉडी टू द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़। कौन सा सिस्टम आपके ब्लड को बॉडी से सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ड्रेन करवाता है। दैट इज़ योर लिम्फेटिक सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 45 में पूछ रहे द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ WBC दैट रीच रैपिडली एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। सबसे ज़्यादा अबंडेंट इसी से पता चल जाता है कि आपके पास न्यूट्रोफिल्स हैं, वाइल मैक्रोफेजेस तो पहले मोनोसाइट्स बनते हैं, मैक्रोफेजेस बाकी सब नहीं है।
और इन्फेक्शन के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के टाइम पे न्यूट्रोफिल्स ही आपके एक्शन में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 46 में पूछ रहे हैं द एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स इज। कार्निवोरस प्लांट्स में ए फुनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, ये वाले आपकी बुक से ही लिया हुआ है, उसमें साइंटिफिक नेम्स कार्निवोरस प्लांट्स के थे। तो उसमें जो लास्ट वाला डायोनिया मस्कीप्यूला, दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ योर कार्निवोरस प्लांट, जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके अपने पास बुलाकर उनको खा के नाइट्रोजन का अपना कंपाउंड लेके प्रोटीन एज अ यूज़ करते हैं, अपने एंजाइम्स होते हैं उन्हीं प्लांट्स में, तो ये उसी की एग्जांपल है ऑप्शन नंबर डी में। एमसीक्यू नंबर 47 पूछ रहे हैं द कैस्पेरियन स्ट्रिप इज़ प्रेजेंट इन। कैस्पेरियन स्ट्रिप हमेशा प्लांट की एंडोडर्म की लेयर में, एंडोडर्मल लेयर में प्रेजेंट होती है, विच यू कैन सी इन ऑप्शन नंबर बी एंडोडर्मिस लेयर। नेक्स्ट में पूछ रहे हैं जो लास्ट एमसीक्यू है द थोरेसिक कैविटी सेपरेटेड फ्रॉम योर एब्डोमिनल कैविटी बाय विच रीजन। तो बेसिकली ये आपके डायफ्राम जो पावरफुल मसल्स होते हैं रेस्पिरेशन के, जो मसल की शीट होती है वो इन दोनों को सेपरेट करती है डायफ्राम से। तो ये थे आपके लास्ट ईयर के एमसीक्यूज़। आई होप इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, एज वेल एज जो इस साल चैप्टर नेगलेक्ट हो गए उसी के भी मैंने करवा लिए थे, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके केमिस्ट्री फिज़िक्स और इंशाल्लाह पूरा ही हम ये वाला सॉल्व कर लेंगे। दैन उसके बाद आपको जो भी एमडी कैट से रिलेटेड गाइडेंस होगी उस पर वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह विद अ न्यू रूटीन। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एमकेट टेस्ट। अल्लाह हाफिज़।